एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी प्री उसके एग्ज़ाम के लिए जो हम टेस्ट सीरीज़ करने लग रहे हैं, उसी टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 220। 20वां नंबर का हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए। 19 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, उनकी क्लास अपलोड कर दी गई है नॉलेज हब पर, आप चेक कर सकते हैं। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 20। ये जो प्रैक्टिस सेट जो टेस्ट सीरीज है, इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो उसी पैटर्न पर होंगे जो HSSC के द्वारा दिया गया है। HSSC जो CET के एग्जाम में पूछेगी जिस पैटर्न पर, उसी पैटर्न पर ये 100 प्रश्न तैयार किए गए हैं। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैं बता दूं क्या क्या आएगा इसके अंदर सबसे पहले आप देखोगे जीके, नेशनल इंटरनेशनल सारी जीके आ गई इसके अंदर। साथ में इसमें आपको मिलेंगे कंप्यूटर के भी प्रश्न। कंप्यूटर के अलावा इसमें आपको मिलेगा हरियाणा जीके, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, गणित और रीजनिंग। ये 7 सब्जेक्ट के प्रश्न आपको इन 100 प्रश्नों में मिलेंगे सारे के सारे। सेम पैटर्न है जो HSSC के द्वारा तैयार किया जाता है, उसी पैटर्न पर CET का जो मॉक टेस्ट है वो तैयार किया गया है। 20 प्रैक्टिस सेट हम करने लग रहे, 20वां नंबर का 19 हम कर चुके हैं। क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, और जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहा है वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर लेना। और ध्यान रखना 19 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आज हम 20वां प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। CET एग्जाम जो होगा वो प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, कभी भी एग्जाम हो सकता है CET का, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। 100 प्रश्न आएंगे इसमें, सेम जो पेपर का पैटर्न हो उसी के बिहाफ पर। और ये जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है CET की, ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा तैयार की गई है। नीचे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 20 शुरू कर रहे हैं। 1 बाय 1 सारे प्रश्न इसमें हम करने वाले हैं। 100 प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट के अंदर सभी सब्जेक्ट के हिसाब से। क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और यूट्यूब पर भी नॉलेज हब सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब 1 बाय 1 करके सारे प्रश्न हम करते हैं। और सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे जीके से स्टार्ट। सबसे पहले जीके आएगा, फिर उसमें कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, और उसके बाद हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे 1 बाय 1 करके। तो प्रश्न नंबर 1 है, वो है कि अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंध है? द डॉक्ट्राइन ऑफ अपूर्वा इज रिलेटेड टू। अपूर्व का सिद्धांत किसने दिया था? चरवाक ने, जैन, बौद्ध या फिर मीमांसा? अपूर्व का सिद्धांत जो है ये एक फिलोसफी का सिद्धांत है। किसका है ये? फिलोसफी का, ठीक है, दर्शन शास्त्र जो बोलते हैं वो। और ये जो है किससे संबंधित है? ये है मीमांसा से। मीमांसा फिलोसफी जो है उससे संबंधित है डॉक्ट्राइन ऑफ अपूर्व का सिद्धांत। और ये लगभग किससे संबंधित है? ये वैदिक अनुष्ठान जो होते हैं उनसे संबंधित बताया गया है इसमें। जो मीमांसा है, मीमांसा फिलोसफी है, उससे संबंधित है डॉक्ट्राइन ऑफ अपूर्व का सिद्धांत। ऑप्शन डी उत्तर हो जाए क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला प्रश्न नंबर 2, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफ़ा क्या था? फिरोज शाह तुगलक ने कहा था दर उल सफ़ा, एक विभाग बनाया था दर उल सफ़ा। ये कौन सा विभाग था? क्या चीज़ होती थी दर उल सफ़ा? एक दानशाला, एक हॉस्पिटल, एक लाइब्रेरी या फिर एक गेस्ट हाउस? तो दर उल सफ़ा ये होता था एक फ्री हॉस्पिटल, गरीब लोगों के लिए एक सरकारी अस्पताल, फ्री का हॉस्पिटल होता था ये, ठीक है, दर उल सफ़ा। एक और होता था और वो था दर ए खैरात। दर ए खैरात, दर ए खैरात वो था एक मैरिज ब्यूरो, शादी करने के लिए बनाए थे उसने। दर उल खैरात ये बनाया था मैरिज ब्यूरो, किस चीज़ के लिए? शादी के लिए मैरिज ब्यूरो बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने ही। और दर उल सफ़ा ये बनाए थे एक अस्पताल गरीब लोगों के लिए। दोनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें कब से कब तक का? 1351 से लेकर 1388 तक। 1351 से लेकर 1388 तक फिरोज शाह तुगलक रहा है। दर उल सफ़ा ये है एक सरकारी अस्पताल, फ्री का अस्पताल गरीब लोगों के लिए। और एक है दर उल खैरात, ये क्या था? मैरिज ब्यूरो, शादी करने के लिए मैरिज ब्यूरो था ये खैरात वाला। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 दिया है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1937 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। त्रिपुरी कहाँ है? देखो इसके अंदर सारा प्रश्न तो दे दिया, जो हम पढ़ के जाते वो सारा डाटा दे दिया। छोटी सी बात पूछ ली कि त्रिपुरी है कहाँ, क्योंकि आधे बच्चे तो इसको त्रिपुरी की जगह त्रिपुरा पढ़ते हैं। त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है ना इंडिया का, वो पढ़ते हैं इसको त्रिपुरा। त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला, वो पढ़ते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ये त्रिपुरी अलग चीज़ है। और ये त्रिपुरी कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश के अंदर। त्रिपुरी कहाँ पर है जगह? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक जगह है त्रिपुरी, ठीक है, और वो त्रिपुरा अलग स्टेट है, ये भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसमें क्या हुआ था, इस अधिवेशन की बात करते हैं एक बार। इस अधिवेशन की एक बार हम बात करते हैं, क्या था इस अधिवेशन के अंदर। देखो सबसे पहले एक सम्मेलन हुआ था 1936 में, ठीक है, और उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। सुभाष चंद्र बोस उसमें जीत गए थे। ये ना डाटा गलत दिया है इसमें, ये 1937 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1939 में। त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था वो 1939 में हुआ था, 1937 में नहीं हुआ था। क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये 1937 गलत है, 1939 में हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। क्यों हुआ था? क्योंकि 1938 में एक अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और पहली बार INC के प्रधान बने थे, ये प्रेसिडेंट बने थे। 1938 हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, ठीक है। उसके बाद 1939 में फिर इलेक्शन हुए। अब जो 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था त्रिपुरा अधिवेशन? कांग्रेस का। इसमें दो कैंडिडेट थे, एक तो सुभाष चंद्र बोस जो 1938 में प्रेसिडेंट थे, दूसरा था पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया, ये दो कैंडिडेट मैदान में थे, ठीक है, 1939 के लिए। ये 1937 नहीं, 1939 आएगा। अब जो पट्टाभी सीतारामैया था ना, इसको सपोर्ट मिला था गांधी जी का। महात्मा गांधी का कैंडिडेट था पट्टाभी सीतारामैया और दूसरी साइड से सुभाष चंद्र बोस। इलेक्शन हुआ और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। 1938 में हरिपुरा में तो ये बन गए थे प्रधान। अगले साल फिर इलेक्शन हुआ तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट करा था महात्मा गांधी ने। तो गांधी नाराज हो गए। गांधी ने कह दिया कि भाई सुभाष चंद्र बोस शपथ नहीं लेगा, मैं खुश नहीं हूँ, पट्टाभी सीतारामैया ही चेयरमैन बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा INC का। गुस्से में आकर सुभाष चंद्र बोस ने इसका त्याग कर दिया था 1939 में। और आपने पढ़ा भी होगा 1940 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, इसी वजह से करी थी कि 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उससे सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया था महात्मा गांधी के कहने पर, क्योंकि महात्मा गांधी ने सपोर्ट करा था पट्टाभी सीतारामैया को, वो हार गया था सुभाष चंद्र बोस से। लेकिन महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस पसंद नहीं थे, इस वजह से, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था 1939 वाले इस अधिवेशन से। तो लास्ट में डिसाइड क्या हुआ, ना तो पट्टाभी सीतारामैया को चेयरमैन बनाए, यानी कि प्रेसिडेंट बनाए INC का, और ना ही सुभाष चंद्र बोस को। उस समय जो प्रेसिडेंट बना फिर वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसके बाद प्रेसिडेंट बनाया गया था त्रिपुरी अधिवेशन में। ये है सारी कहानी। 1939 आएगा, पहली बात तो क्वेश्चन में डेट ठीक कर लेना। उसके बाद पहले 1938 का हरिपुरा अधिवेशन याद रखना। हरिपुरा अधिवेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस चेयरमैन बने थे, यानी कि प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। अगले साल फिर चुनाव हुआ था 1939 में, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और अपोजिशन में कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया, वो हार गए थे। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट किसका मिला था? गांधी का। हारने से गांधी नाराज थे सुभाष चंद्र बोस से, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में रिजाइन दे दिया था। तो प्रेसिडेंट कौन बनाया? ना तो सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने, ना पट्टाभी सीतारामैया, प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 में कांग्रेस के। और 1939 में रिजाइन देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में क्या करा था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। ये सारी कहानी है। और ये त्रिपुरी है कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। 10 से 15 सवाल इसके अंदर मैंने सारी रामायण आपको समझा दी है। 1939 आएगा, ये ध्यान रखना। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा इस प्रश्न में दिया है। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि भारतीय संसद किस रीति से एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो जो प्रशासन है उस पर नियंत्रण किस हिसाब से करती है?
तो जो भारतीय संसद जो नियंत्रण करती है प्रशासन पर, वो अलग अलग कमेटी बनाकर करती है, अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटी बना रखी है उनके हिसाब से। कौन कौन सी कमेटी है आपने एक पढ़ा होगा, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, कुछ होती है एडॉक कमेटी, कुछ होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, और एक होती है जैसे एस्टीमेट कमेटी। अलग अलग ये कमेटी हैं। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी अलग अलग छोटी कमेटी आती है, एडॉक कमेटी में भी अलग अलग कमेटी आती है। उन सभी के माध्यम से जो पार्लियामेंट है वो प्रशासन पर नियंत्रण करता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उनके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करता है संसद। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी हो गया, एडॉक कमेटी हो गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, ये अलग अलग कमेटी है जिनसे नियंत्रण में होता है सब कुछ। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में। भील जनजाति सबसे अधिक कहाँ पर है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो भील जनजाति जो पाई जाती है इंडिया में वो पाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। भील जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 दिया है, वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वांगला उत्सव मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या फिर त्रिपुरा। तो वांगला उत्सव मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर, अच्छा मेघालय के अंदर आपने सुना होगा गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ हैं। गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ भी हैं, और यहाँ पे जनजाति भी है, गारो जनजाति और खासी जनजाति। तो ये जो वांगला उत्सव मनाया जाता है ये गारो जो जनजाति है मेघालय की उसके द्वारा बनाया जाता है। गारो ट्राइब जो है मेघालय में उसके द्वारा ये वांगला उत्सव मनाया जाता है। और ये वांगला उत्सव संबंधित किससे है? ये है फसल काटने से। फसल जब काट ली जाती है उसके बाद ये वांगला उत्सव मनाया जाता है मेघालय के अंदर गारो जनजाति के द्वारा, ठीक है, मेघालय। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये भी। लेंस की क्षमता जो यूनिट क्या है? जैसे हम लंबाई मापते हैं मीटर में, किलोमीटर में, समय को देखते हैं हम मिनट में, सेकंड में, घंटे में, तो इस हिसाब से जो लेंस की जो पावर होती है, जो हम चश्मा लगाते हैं ना भाई, +1 पॉइंट का है, 2 पॉइंट का, तो उसकी पावर किस में मापते हैं? वाट में, वोल्ट में, एम्पियर में, फिर डाईऑप्टर में। तो लेंस की जो पावर मापी जाती है वो मापी जाती है डाईऑप्टर में। किस में मापते हैं? डाईऑप्टर। ये जो हम बोलते हैं ना भाई +1 का चश्मा, इसके +2 का, तो होता है +1 डाईऑप्टर। आप ध्यान से देखना, जो चश्मा का नंबर उसके पीछे डी लिखा मिलेगा। आपका चश्मा मान लो +1 का, तो उसके पीछे ऐसे डी लिखा मिलेगा, 0.5 डी, 1 डी, ये डी का मतलब होता है डाईऑप्टर। लेंस की पावर किस में मापी जाती है? डाईऑप्टर में। ऑप्शन डी आंसर है। प्रश्न नंबर 8 है कि बेंजीन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले आपको बेंजीन बनाना आना चाहिए। बेंजीन कैसे बनता है ये देखो, बेंजीन ऐसे रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन के अंदर 6 होते हैं, ऐसे 6 कार्बन होते हैं बेंजीन के अंदर, जो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर में। इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड पाई जाती है, साइक्लिक रिंग, एक छोड़ के एक, ऐसे करके 3 डबल बॉन्ड पाई जाती है बेंजीन के अंदर। 6 सिंपल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड होती है इसके अंदर, ठीक है। बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये मैं बताता हूँ, बेंजीन के अंदर 6 तो सिग्मा बॉन्ड होती है और 3 पाई बॉन्ड पाई जाती है। 6 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड है वो जो बेंजीन में पाई जाती है। बेंजीन का स्ट्रक्चर ध्यान रखना हेक्सागोनल शेप का होता है, 6 भुजाएं होती हैं, और ऐसे साइक्लिक में ये डबल बॉन्ड पाई जाती है, एक छोड़कर एक ऐसे, ठीक है। ये होता है बेंजीन। 6 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड बेंजीन में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 9, ये भी साइंस का ज़बरदस्त प्रश्न दिया है, बायोलॉजी का। किसके साथ मिलाने पर एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है? एजोला एक नाइट्रोजिनस है, ठीक है, खाद का। तो इसमें क्या मिलाया जाए कि एक अच्छा उर्वरक बन जाता है? तो इसके अंदर मिलाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गिन, जो नील हरित शैवाल जो हम बोलते हैं, उसको एजोला में मिलाने पर एक अच्छा बायो फर्टिलाइजर बन जाता है। एजोला के अंदर नील हरित शैवाल जब हम मिलाते हैं तो अच्छा बायो फर्टिलाइजर बन जाता है, नील हरित शैवाल। अच्छा, एजोला हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो धान की जो खेती होती है ना, पैडी राइस जो बोलते हैं, उनकी खेती के लिए हम अजोला का प्रयोग करते हैं, अजोला बायो फर्टिलाइजर का, धान की खेती के लिए। प्रश्न नंबर 10 दिया है, कथन दिया है और कारण दिया है। भाई कथन और इसका कारण सही है या गलत है? कथन दिया है कि शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतरणों को नष्ट कर सकते हैं। जो हर्बिसाइड्स होते हैं,
हर्बिसाइड्स होते हैं जो मतलब जो खेत में जो खरपतवार है उसको मारने के लिए, लेकिन वो शाकाहारी शुद्ध होते हैं, वो मतलब वो एक्स्ट्रा वो नहीं होते जो हम डालते हैं ना खेत में, खाद वगैरह डालते हैं दूसरी, वो नहीं होते, नेचुरल होते हैं हर्बिसाइड। मतलब जैसे नीम के पत्तों से छिड़काव कर देते हैं, राख डाल देते हैं, उससे कहने का मतलब ये है जो पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए, जो अड़ंगा उग रहा है खेत में उसको ख़त्म कर देते हैं। ये बात सही है बिल्कुल, हर्बिसाइड्स। इसका कारण है कि अपतरणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। इसका कथन और जो कारण है दोनों ही सही है, और कथन का सही निष्कर्ष निकालता है ये कारण। शाकनाशी जो होता है ना कि जो हर्बिसाइड्स होते हैं वो पौधों को, जो मेन पौधा उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जो और खेत में जो अड़ंगा उगा हुआ उसको नष्ट कर देंगे। और जो खेत में और जो फसली पौधों है वो शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 है, अमित शाह ने किस राज्य में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? किसका उद्घाटन किया था? प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का अमित शाह ने, जो होम मिनिस्टर है। किस राज्य में किया था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो ये किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो अमित शाह जी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की ओपनिंग करी थी, उद्घाटन इनका किया था। ठीक है, और ये है जुलाई 2024 की बात, जुलाई 2024 की। प्रश्न नंबर 12 दिया है कि उस भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास की घोषणा करी है। एक भारत का टेनिस प्लेयर है, 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसके बाद इसने टेनिस से संन्यास ले लिया है। महेश भूपति, सोमदेव देववर्मन, रोहन बोपन्ना या ऋतुजा भोसले? तो वो जो प्लेयर है वो है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना ने 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है उसके बाद संन्यास ले लिया है। एक चीज़ ध्यान रखना, सीईटी के पेपर में पेरिस ओलंपिक और ये जो पैरा ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, इसमें जो जो खिलाड़ी ध्वज वाहक थे ओपनिंग पे भी और क्लोजिंग सेरेमनी पे भी, उनका नाम याद रख लेना। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, साथ के साथ कितने मेडल इंडिया ने जीते हैं और किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है, ये कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखना है पेरिस ओलंपिक और जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसके बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक पर, तो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया कि कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा उपकरण है जिससे वीडियो कॉल नहीं होती। देखो, गो टू मीटिंग ये तो है स्पेशली, सिस्को वेबएक्स भी बनाया गया है, स्काइप भी है वीडियो कॉल के लिए, लेकिन एज्योर जो है ये नहीं है। एज्योर एक माइक्रोसॉफ्ट का ही है एप्लीकेशन है ये। ठीक है, एज्योर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है, जो कंपनी वगैरह का जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो कंपनी का फॉर्मेट बनाते हैं उसके लिए काम आता है। ये माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है एज्योर, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में काम नहीं आती। प्रश्न नंबर 14 दिया है, व्हाट डू द फॉलोइंग डायरेक्शन सिग्निफाई व्हेन इंसर्टिंग रो एंड कॉलम फ्रॉम रोज एंड कॉलम ग्रुप। यानी कि जैसे कोई टेबल बनी हुई है, इस टेबल की अगर हम बात करें तो ये सारी रो बनेगी ऐसे करके, ये कॉलम हो गए और ये इधर लेफ्ट से राइट ये सारे रो हो गए। अब इसने कहा कि जब हम रो और कॉलम में से रो और कॉलम को ऐड करेंगे, ठीक है, तो कैसे, कौन सी डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो इसमें जो कमांड दी जाती है वो ऐसी है कि पहले ऊपर से डाले, फिर नीचे से डाले, फिर दाएं से और फिर बाएं से, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, पहले ऊपर फिर नीचे फिर दाएं और फिर बाएं, ये ध्यान रखना। ऑप्शन ए उत्तर है इसका। अगला है प्रश्न नंबर 15, बैकअप क्या होता है। जैसे आप अब व्हाट्सअप चलाते हो तो कहते हैं ना, नया फ़ोन लेने से पहले व्हाट्सअप का बैकअप कर लो, अपना डाटा बैकअप कर लो नया फ़ोन लेने से पहले। तो बैकअप का मतलब क्या होता है कि डाटा को बचाने के लिए जो इसका ओरिजिनल है उसकी कॉपी करके दूसरी जगह सेव कर लेना। आपका जो डाटा है ओरिजिनल उसकी कॉपी कर लेना, बैकअप वो होता है। ठीक है, दूसरी जगह उसका डाटा को स्टोर कर लेना ताकि ज़रूरत पड़े तब हम उसका यूज कर सकें। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें तो प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू ए डिफरेंट डेस्टिनेशन। ठीक है, अपना जो ओरिजिनल डाटा है उसको कॉपी रख के एक दूसरी जगह पे सुरक्षित करना। प्रश्न नंबर 16 दिया है कि पेपर गोल्ड किससे संबंधित है। पेपर गोल्ड, पेपर गोल्ड जो है वो किससे संबंधित है, तो ये है एसडीआर। एसडीआर
SDR मुद्रा है, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसको बोलते हैं SDR को, और ये IMF की मुद्रा है। और जो IMF की जो मुद्रा होती है वो सारे गोल्ड से संबंधित होती है, तो पेपर गोल्ड होता है, ये IMF से संबंधित है, ठीक है। और ये है मुद्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हस्तांतरित संपत्ति। IMF से जो लोन वगैरह जो लिया जाता है वो गोल्ड की फॉर्म में ही लिया जाता है, ठीक है। SDR है ये, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। प्रश्न नंबर 17 है, क्या एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादकों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा APMC मंडियों पर नेटवर्क तैयार करता है। APMC होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। देखो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल बनाया है नेटवर्क का, तो वो क्या है, उसका नाम है ई-नाम। एग्रीकल्चर का जो बनाया गया पोर्टल वो है ई-नाम, NAM आएगा, NAM, ई नहीं आएगा, NAM, ई-नाम। NAM की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, NAM। ई-नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो पोर्टल है वो बनाया गया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के द्वारा। ई-नाम, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, एन का मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई-नाम। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 19, नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ कहाँ पर है। नीलगिरी पर्वतमाला देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना इंडिया के साउथ में है, ये इंडिया के साउथ में है। कौन कौन सा स्टेट में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है और केरला के अंदर है। नीलगिरी पर्वतमाला का लगभग 3 राज्यों में विस्तार है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ठीक है। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में नीलगिरी जो पर्वतमाला है उसका विस्तार है। सबसे अधिक तो तमिलनाडु और केरल में है, इसलिए ऑप्शन डी उत्तर है। सबसे अधिक जो फैली हुई नीलगिरी पर्वत ये तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका कर्नाटक में भी है। देखो ये 18% पूरे हो गए हमारे, इसमें हमने कंप्यूटर देख लिया और जीके देख ली। अब प्रश्न नंबर 19 से हरियाणा जीके हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 19 हरियाणा जीके, किस जिले में गोहाना है। तो गोहाना देखो वैसे तो कहाँ पर है, रोहतक और जो पानीपत हाईवे है ना वहाँ पर बीच में आता है गोहाना, लेकिन ध्यान रखना गोहाना ना तो पानीपत का हिस्सा ना रोहतक का, गोवा पे नज़र किसी तीसरे डिस्ट्रिक्ट की है, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सोनीपत। गोहाना है कहाँ पर, रोहतक और पानीपत के बीच में, लेकिन गोहाना आता किस जिले के अंदर है, तो ये आता है सोनीपत के अंदर, ऑप्शन सी ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 20 है, हरियाणा का पहला सूफी कवि किसे माना जाता है। हरियाणा का पहला सूफी कवि तो वो है शेख मोहम्मद तुरक को। शेख मोहम्मद तुरक को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। प्रश्न नंबर 21 दिया कि हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है। देखो ये हरियाणा है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, इधर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो देखो ये हरियाणा है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, तो इधर जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, नॉर्थ ईस्ट की साइड। तो सबसे ज़बरदस्त बारिश होती है इधर पंचकुला की साइड, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। जब आपने सुना होगा छिछरौली यमुनानगर के अंदर, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इधर जो है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा है, यहाँ पर क्या होती है, रेतीला मैदान है। दक्षिण पश्चिम जैसे भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो एरिया है इधर सबसे कम बारिश होती है। तो हरियाणा में सबसे कम बारिश किस हिस्से में होती है, दक्षिण पश्चिम हिस्से में होती है, रेतीला हिस्सा सबसे ज़्यादा, जो राजस्थान के टच में है। प्रश्न नंबर 22 दिया कि हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक ग्राम पंचायत हैं। सबसे अधिक ग्राम पंचायत किस जिले में है, भिवानी, रोहतक, पानीपत या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक है भिवानी के अंदर, भिवानी के अंदर लगभग 461 ग्राम पंचायतें हैं भिवानी के अंदर, और दूसरे पर है यमुनानगर, और यमुनानगर में है लगभग 441 ग्राम पंचायतें। तो सबसे अधिक ग्राम पंचायतें किस जिले में है, भिवानी के अंदर है। प्रश्न नंबर 23 है कि मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है। देखो गुरुद्वारे पर प्रश्न जरूर आएगा। मैं देखो हर वीडियो में आपको एक दो टॉपिक बताता हूँ, आप वो टॉपिक करो। जैसे एक सूरजकुंड का मेला हो गया, ठीक है, हरियाणा का नया मंत्रिमंडल हो गया। इसके अलावा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जिस भी खिलाड़ी को जो मेडल मिला है, जो रैंक आई है खासकर हरियाणा के, उसको, जो खेल रत्न अवार्ड दिए गए हरियाणा के प्लेयर्स को, उनको याद करना। ये जो गुरुद्वारे हैं ये याद करना, और जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो धार्मिक स्थल है वो सारे देखना। ये 6-7 टॉपिक मैंने बता दिए। ये 6-7 टॉपिक से 6-7 क्वेश्चन पेपर में आएंगे 100 में से।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं, जरूर आएगा पेपर में। चाहे CET 10 सेट बनाओ तो 10 के 10 सेट में पेपर में आएगा। तो प्रश्न नंबर 23 है कि मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है। तो मंजी साहिब जो गुरुद्वारा ये कहाँ पर है, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मंजी साहिब गुरुद्वारा की बात करें तो कहाँ पर है, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। प्रश्न नंबर 24 है कि महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है। तो महाराजा अग्रसेन का संबंध है अग्रोहा से। अग्रोहा कहाँ पर है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। महाराजा अग्रसेन का संबंध है अग्रोहा से। अग्रोहा कहाँ पर है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। प्रश्न नंबर 25 है कि हरियाणा में महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कौन सी योजना प्रारंभ की गई। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसने कौन सी योजना प्रारंभ करी है हरियाणा के अंदर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल ये तो करी है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना ये भी करी है, जो हम 10 साल तक की बच्चे के खाता खोल सकते हैं बैंक में, वो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा है। आपकी बेटी हमारी बेटी ये भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। यानी कि जो तीनों स्कीम हैं ये तीनों ही इनके द्वारा की गई है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, और तीसरा है आपकी बेटी हमारी बेटी। ऑप्शन डी उत्तर है। प्रश्न नंबर 26 दिया कि हरियाणा में पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, और ये खोला गया था करनाल के अंदर। जो तत्कालीन CM थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने उद्घाटन किया था। पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। प्रश्न नंबर 27 है कि कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि है। तो सभी को पता है देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। तो दूध और दही की भूमि कौन सा है, हरियाणा। 1 नवंबर 1966 को बना था। प्रश्न नंबर 28 है कि हरियाणा के किस जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। लाला लाजपत राय, इन्होंने जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें भाग लिया था। तो लाला लाजपत राय ने किस जिले की तरफ से ये भाग लिया था। सोनीपत, हिसार, पानीपत या फिर रोहतक। तो लाला लाजपत राय का संबंध कहाँ से है, हिसार डिस्ट्रिक्ट से। तो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था हिसार डिस्ट्रिक्ट से, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 29 है कि मुर्रा किस जानवर की नस्ल है। मुर्रा किस, देखो इतना बड़ा प्रश्न मत पढ़ना, लास्ट में पूछा मुर्रा किस जानवर की नस्ल है। सभी को पता है मुर्रा क्या है, भैंस। तो मुर्रा किस जानवर की नस्ल है, भैंस की नस्ल है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। नॉन कांग्रेसी CM हरियाणा के कौन बने। तो वो बने थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह, और ये हरियाणा के दूसरे CM थे। हरियाणा के दूसरे CM थे। पहले CM थे भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे भगवत दयाल शर्मा। कब बने थे, 1 नवंबर 1966 को। और ये 1966 से 67 तक इनका टेन्योर रहा था। उसके बाद 1967 में बने थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह, पार्टी का नाम क्या था, विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी के राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे CM बने थे और पहले गैर कांग्रेसी CM बने थे। ठीक है, 1967 में बने थे। पहले CM बने थे भगवत दयाल शर्मा और ये बने थे 1966 में। राव वीरेंद्र सिंह बने थे 1967 में। प्रश्न नंबर 31 दिया है कि अकबर का मकबरा कहाँ है। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा, और ये कहाँ पर है, आगरा UP के अंदर। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में, आगरा उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 32 दिया कि भीम पुरस्कार में कितने रुपए नगद इनाम दिए जाते हैं। देखो भीम पुरस्कार कौन देती है, हरियाणा सरकार। सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो हरियाणा का वो कौन सा है, भीम पुरस्कार। जैसे इंडिया में है ना खेल रत्न, हरियाणा में है वो ही भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार का एक मेडल दिया जाता है और शॉल दिया जाता है। तो इसमें राशि कितनी जाती है भीम पुरस्कार में, 5 लाख रुपये। भीम पुरस्कार में 5 लाख रुपए की नगद इनामी राशि दी जाती है खिलाड़ी को। प्रश्न नंबर 33 है कि हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और किस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, तो वो है पंजाब की। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। प्रश्न नंबर 34 दिया कि हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, आपने नाम पढ़ा होगा ये। तो NDRI कहाँ पर है, ये आपको नाम सुनते याद आ जाएगा, कहाँ पर है, करनाल के अंदर। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर है। कब बना था, 1955 के अंदर। 1955 में करनाल में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की। अच्छा, इसकी सबसे पहले 1923 में स्थापना हुई थी, कहाँ पर, बेंगलोर के अंदर।
NDRI की स्थापना हुई थी 1923 में बेंगलोर में। तो बाद में 1955 में इसको हरियाणा के करनाल में शिफ्ट किया गया था। ध्यान रखना, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। प्रश्न नंबर 35 है कि फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है। तो रोहतक से जो संबंधित है इसमें वो कौन है, बाबा मस्तनाथ। कौन है, बाबा मस्तनाथ। तो फागुन मेले में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है, वो लगता है बाबा मस्तनाथ के लिए। स्थल भोर के अंदर है ये। कहाँ है, स्थल भोर। प्रश्न नंबर 36 दिया कि हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब कौन सा है। हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब, तो पेट्रोकेमिकल हब है पानीपत, बुनकरों का शहर पानीपत। ठीक है, पेट्रोकेमिकल हब कौन है, हरियाणा का पानीपत डिस्ट्रिक्ट है। प्रश्न नंबर 37 है, हरियाणा में होली उत्सव के समय कौन सा नृत्य किया जाता है। होली जब आती है तो हरियाणा में कौन सा नृत्य होता है। बिहू, बिहू तो होता है असम में। कथक, कथक नीचे साउथ में। भंगड़ा, भंगड़ा होता है पंजाब में। तो हरियाणा में कौन सा होता है, लूर। कई बार प्रश्न पूछा जाए कि लूर नृत्य कब किया जाता है, तो ये किया जाता है होली उत्सव पर। लूर नृत्य जो हरियाणा में किया जाता है वो होता है होली के त्यौहार पर लूर नृत्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 38 है कि किस हरियाणवी ने हास्य कविता में अपना योगदान दिया, यानी कि हरियाणा के हास्य कवि कौन से हैं इनमें से। तो वो है सुरेंद्र शर्मा, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। ये ध्यान रखना, सुरेंद्र शर्मा पेपर में आए थे एक बार, ये हरियाणा के पेपर में। जो प्रसिद्ध कवि हैं हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो है महेंद्रगढ़ के, नांगल चौधरी के। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा है जो हरियाणा कॉमिक पोइट यानी कि हरियाणा के हास्य कवि है, सुरेंद्र शर्मा। अगला है प्रश्न नंबर 39, पटौदी महल किस वर्ष बनाया गया। पटौदी महल, और सबसे पहले ध्यान रखना जो सैफ अली खान सुना होगा ना, उनके वंशज। और ये बनाया किसने था, इफ्तिखार अली खान ने। इफ्तिखार अली खान ने जो पटौदी महल है, पटौदी कहाँ पर है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 1935 में ये बनाया था पटौदी महल। प्रश्न नंबर 40 है कि देश में पहले चलने वाली सशुल्क टैक्सी सेवा मेट्रोना कहाँ शुरू हुई थी। रनिंग पेड टैक्सी सर्विस मेट्रोना सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, तो ये आता है गुड़गांव के अंदर। जो भी वीआईपी चीज़ जो सबसे पहले गुड़गांव में आएगी, गुड़गांव और फरीदाबाद में। ठीक है, तो ये हमारे 40% हो गए और यहाँ पे हमारी हरियाणा जीके खत्म। जीके कंप्यूटर हरियाणा जीके खत्म। अब हम प्रश्न नंबर 41 से आगे हमारी शुरू होती है इंग्लिश। अब हम प्रश्न नंबर 41 से यहाँ से करने वाले हैं इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि टर्बुलेंट का सिनोनियम बताना है, यानी कि टर्बुलेंट का पर्यायवाची बताओ। टर्बुलेंट का मतलब होता है हंगामा आवाज, टर्बुलेंट का मतलब शोर शराबा, तो इसका मतलब होता है वायलेंट, हंगामेदार, हंगामा करना, वायलेंट। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 दिया, वन वर्ड बताना है कि ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। एक आदमी जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, डिक्शनरी को बनाता है, उसको क्या कहते हैं, तो होता है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, डिक्शनरी को जो बनाता है वो होता है लेक्सिकोग्राफर। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 दिया है 43 और वन वर्ड बताना है, समवन इन लव विद हिमसेल्फ। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ खुद से प्यार करे और किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप तक सीमित रहे, तो होता है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट उसको बोलते हैं, समवन इन लव विद हिमसेल्फ। नार्सिसिस्ट उस पर्सन को कहा जाता है जो खुद से प्यार करे। क्वेश्चन नंबर 44 और 45 आपको करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। पहले वाले में है नॉलेज की, नॉलेज की स्पेलिंग है KNOWLEDG, ये होता है नॉलेज। दूसरे में है बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का अर्थ होता है परोपकारी, दयालु। तो बेनिवोलेंट की स्पेलिंग क्या आएगी, BENEVOLENT, ये होती है बेनिवोलेंट, BENEVOLENT, बेनिवोलेंट। नॉलेज और बेनिवोलेंट, नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान, बेनिवोलेंट का अर्थ होता है परोपकारी। ठीक है, दयालु आदमी, परोपकारी, बेनिवोलेंट। क्वेश्चन नंबर 46 है और आपको ईडियम बताना है, और ईडियम दी गया है टू बी फेयर एंड स्क्वायर। टू बी फेयर एंड स्क्वायर इसका मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार। टू बी फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है, एकदम साफ सुथरा आदमी यानी कि ईमानदार, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहना। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें भी आपको ईडियम बताना है, और ये दिया है कि टू पुल वन सेल्फ टुगेदर। टू पुल वन सेल्फ टुगेदर इसका मतलब है कि टू काम वन सेल्फ एंड बिगिन टू थिंक। ठीक है, टू पुल वन सेल्फ टुगेदर, अपने आप को एक साथ खींचना, इसका मतलब है कि अपने आप को शांत भी करना और दोबारा से सोचना।
अपने आप को देखो टुगेदर, एक साथ खींचना, किससे, मतलब अपने आप को शांत भी करना और फिर दोबारा से सोचना कि इस काम को कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। लेट अस गो फॉर ए पिकनिक टुडे, आओ हम एक पिकनिक पर चले। दे खालिस्तान इज वेरी प्लीजेंट, द खालिस्तान इज वेरी प्लीजेंट। देखो अब इस प्रश्न में ऑप्शन जो दिए हैं वो समझो। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है वातावरण। एटमॉस्फेयर क्या होता है? वातावरण, जो पूरे एरिया का होगा। क्लाइमेट होता है पर्यावरण। क्लाइमेट जो होता है जो अंतरिक्ष में एकदम ऊपर की जो घटनाएं होती है जो वो। सीजन होता है पूरा, जैसे गर्मी आ गई, बारिश आ गई। लेकिन जो वेदर होता है ना, वेदर मतलब होता है मौसम। मौसम जैसे बारिश होगी या आंधी आएगी, ये होता है मौसम। तो यहाँ पे आएगा वेदर, ऑप्शन बी, द वेदर इज वेरी प्लीजेंट। ऑप्शन बी उत्तर होगा। किसी एक स्पेसिफिक जगह का होता है वेदर। क्वेश्चन नंबर 49 है, फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक आर टू बी अवॉइडेड, दे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। ये एक कहावत है और वो क्या है कि आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, वे द्वंद्व पैदा करती हैं। आर्गूमेंट्स आर टू बी अवॉइडेड, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स होता है जो हम तर्कबाजी करते हैं वो, ठीक है। ये कहावत है पूरी, आर्ग्यूमेंट्स आर टू बी अवॉइडेड, दे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और इसमें आपको एरर बताना है। हैविंग वर्क फॉर द होल डे, यू शैल हैव टेकन सम रेस्ट एंड बिगन अगेन। देखो सारे दिन काम करने के बाद आपको रेस्ट करना चाहिए, एंड बिगन अगेन। तो आपको ये देखो बिगन दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, ठीक है। लेकिन इसमें यह पूछा कि एरर कहाँ आएगा, एरर कहाँ आएगा। देखो यू हैविंग वर्क फॉर द होल डे, यू शैल हैव टेकन सम रेस्ट एंड बिगन ऑल अगेन। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दी, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेकंड फॉर्म होता तो गलत है, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बिगिन पहली होती है फॉर्म, दूसरा आता है बिगेन, BEGAN, और थर्ड फॉर्म होती है बिगन, BEGUN। अब इसमें क्या है कि हैविंग वर्क हार्ड फॉर द, सारे दिन मेहनत करके, यू शैल हैव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यू शुड हैव। क्योंकि आप सारे दिन काम करके थक गए तो आपको आराम करना जरूरी है। तो यू शुड हैव टेकन सम रेस्ट, आपको कुछ आराम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शैल हैव की जगह क्या आएगा, शुड हैव, यू शुड हैव। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें भी एरर बताना है। द रिसर्चर हैव फाउंड दैट ऑल स्पाइसेस मेक्स ए कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोलॉजी ऑफ द अर्थ। इसमें आपको एरर बताना है। देखो एरर आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल आराम से देखना। ये देखो ऑल स्पाइसेस, सारे जीव जंतु, मेक्स एक कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन। देखो ये क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। मेक्स नहीं आएगा, क्या आएगा, मेक आएगा। क्या आएगा, मेक। अगर ये सिंगुलर होता तब मेक्स आता। ऑल स्पाइसेस दे दिया, स्पीसीज दे दिया, ऑल स्पीसीज का मतलब ये प्लूरल हो गया, ठीक है। तो मेक्स की जगह क्या आएगा, मेक आएगा। एरर कहाँ है, यहाँ पर, दैट ऑल स्पीसीज मेक्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मेक आएगा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। 52 दिया है और आपको ये बताना है इसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत है या नहीं है। इन द इंटरव्यू हेल्ड रिसेंटली, आई आंसर्ड द क्वेश्चन एज बेस्ट एज आई कुड। तो इसमें बताना कोई करेक्शन करनी है या नहीं। आई आंसर द क्वेश्चन एज बेस्ट एज आई कुड, तो इसमें जो करेक्शन होगी क्या होगा, इन द इंटरव्यू हेल्ड रिसेंटली आई आंसर्ड द क्वेश्चन एज बेस्ट एज आई कुड। आई आंसर्ड, क्योंकि इंटरव्यू हेल्ड हो चुका पास्ट में, तो ये आंसर नहीं आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिए थे, ठीक है। क्योंकि जो इंटरव्यू हो चुका है रिसेंटली, होल्ड की सेकंड फॉर्म दे रखी है, होल्ड, हेल्ड। जो हाल फिलहाल में जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने सभी प्रश्नों के सबसे बेस्ट उत्तर दिए थे। ऑप्शन सी उत्तर आएगा इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर 53 और इसमें भी आपको बतानी है इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। और जो वर्ड दिया है ये दिया है यू माइट ऑफेंड, इसमें आपको बतानी है कोई करेक्शन है या नहीं है। सेंटेंस दिया है कि यू नीड टू कर्ब योर टेम्पर और यू माइट ऑफेंड समवन। आपको अपने गुस्से पर, या तो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लो या फिर तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो। इसमें करेक्शन करनी है यू माइट ऑफेंड, ये सही है या इसमें करेक्शन करनी है।
तो देखो इसमें लिख रखा है यू माइट ऑफेंडेड, ऑफेंडेड नहीं आएगा। जैसे हम बोलने लगे तभी ऑटोमेटिक हमारे मुंह से लेगा यू माइट ऑफेंड आएगा, यू माइट ऑफेंड, क्योंकि प्रेजेंट में बात हो रही है। यू नीड टू कर्ब योर टेम्पर, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, नियंत्रण करना होगा। प्रेजेंट की बात हो रही, ऑफेंड ये पास्ट इंडेफिनेट नहीं आएगा, ठीक है। प्रेजेंट के हिसाब से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 और 54 जो है ये एंशिएंट पैराग्राफ दिया है, ये जो पैराग्राफ दिया है इसका, और इसके आंसर बताने हैं आपको, ठीक है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और जो पहली बार क्लास देख रहा है वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यूट्यूब पर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ से हमारी हिंदी शुरू होती है। प्रश्न नंबर 56 से हिंदी शुरू होती है, हमारी इंग्लिश पूरी हो चुकी है। जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश ये टॉपिक हमारे पूरे हो चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 56 शुरू है, और प्रश्न नंबर 56 से हमारी हिंदी शुरू होती है। अब हमारे हिंदी के प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 56 दिया है कि तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है। देखो तुम प्रतिदिन खेलते हो, इससे पहले बता दें कि जो प्रतिदिन है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है कि जो क्रिया की विशेषता बता रखे हैं, क्रिया विशेषण। तो प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है, गुणवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या स्थानवाचक। देखो क्या बता रहा है, प्रतिदिन, ये घटना का समय बता रहा है, उसके घटना के समय के बारे में बता रहा है। गुणवाचक तो बता ही नहीं रहा, भाई अच्छा खेलते हो, घटिया खेलते हो, ये तो बता ही नहीं रहा। परिमाणवाचक भी नहीं बता रहा, स्थानवाचक भी नहीं बता रहा, भाई तुम वहाँ खेलते हो, यहाँ खेलते हो। लेकिन एक कालवाचक बता रहा है, काल यानी कि समय के हिसाब से, कि तुम कब कैसे खेलते हो, प्रतिदिन खेलते हो, ठीक है। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण आ जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण आएगा। प्रतिदिन में कौन सा आएगा, कालवाचक, क्योंकि काल मतलब एक घटना बता रहा है एक समय की, कि तुम डेली खेलते हो ये काम तुम नित्य करते हो, प्रतिदिन करते हो। अगला है प्रश्न नंबर 57, और इसमें दिया है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। 4 शब्द हैं, 3 शब्द स्त्रीलिंग है, 1 पुल्लिंग भाव का है। जैसे जलन, उसको जलन होती है, इस चीज़ से हम कहते हैं उसको जलन होती है। देखो जो शब्द दिया है ना उसको वाक्य में बना के देख लो, आपको पता लग जाएगा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। हम बोलते हैं उसको जलन होती है, मुझसे जलन होती है, क्या हो गया, स्त्रीलिंग। पुस्तक मेज पर रखी है, ठीक है, रखी है, इसका मतलब स्त्रीलिंग भाव है। मृत्यु, उसकी मृत्यु हो गई, ये तो ऐसे तो कहते नहीं वो मृत्यु हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन सोना, सोना जो है ये पुल्लिंग भाव का है, सोना महंगा हो गया। या फिर सोना, अगर एक तो आभूषण होता है, एक सोना जो हम सोते हैं वो, उसमें भी ऐसे बोलते हैं कि वह सो गया, ठीक है, वह सोता है। तो सोना उसमें यानी कि एक धातु के रूप में, ये वो वाला सोना है, वो क्रिया वाला नहीं है, ये सोना वो धातु के रूप में है, सोना जो हम आभूषण बनाते हैं वो वाला। तो सोना महंगा हो गया, ये आभूषण सोने का बनेगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, पुल्लिंग भाव वाला सोना। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, इसमें कौन सा कारक है, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, इसमें बताना आपको कौन सा कारक है, दूध पीना। तो देखो कर्ता कारक होता तो वहाँ पर आता ने चिन्ह, ने, कर्ता क्या चिन्ह, ने, मैंने ये काम किया। लेकिन इसका मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, इसके अंदर देखो एक भाव छुपा हुआ है कि क्या करता है, मैं प्रतिदिन दूध को पीता हूँ। किसको पीता हूँ, दूध को पीता हूँ मैं, ठीक है। तो को चिन्ह किसका होता है, ये होता है कर्म कारक का, कर्ता का ने, कर्म का को, कर्ता ने कर्म को। तो इस दूध पीता जो शब्द है इसमें कौन सा कारक आएगा, कर्म कारक आएगा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 का कर्म कारक इसके अंदर दिया है, कर्म कारक। प्रश्न नंबर 59 दिया है आगे कि तत्सम और तद्भव शब्दों का कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। 4 शब्द दे रखे हैं, तत्सम और तद्भव दे रखे हैं, आपस में तत्सम और तद्भव शब्द दे रखे हैं, लेकिन 2 ऐसे शब्द, एक जो ऐसा शब्द जोड़ा है जो गलत दिया गया है। जैसे अदरक और आद्रक, अमी और अमृत, अनाड़ी और अनार्य, ये तीनों सही दिए हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों का ये जो जोड़ा दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। लेकिन जो अपना और आत्म है ये गलत दिया है, अपना और आत्म ये गलत दिया है। इसमें क्या आएगा, आत्म के साथ अपना नहीं आएगा, ये आएगा आप, अपना नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, आप आएगा, ठीक है, आप आएगा। अपना की जगह क्या आएगा, आप। आप और आत्म ये दोनों तत्सम और तद्भव शब्दों का जोड़ा है, आप और आत्म, अपना नहीं आएगा, ठीक है। अमी और अमृत ये भी सही है, अदरक और आर्द्रक ये भी सही है, अनाड़ी और अनार्य ये भी सही है। अगला है प्रश्न नंबर 60, और इसमें कि अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। देखो उपसर्ग लगता है आगे,
परत लगता है पीछे। तो अतियु में क्या लगता है, अति प्लस यू। अति क्या होता है, अति प्लस यू। तो इसमें ये अति आएगा। देखो दो अति दिए हैं, ऑप्शन ए में भी और ऑप्शन डी में भी। तो इसमें छोटी ई की मात्रा वाला आएगा। ऑप्शन डी में जो दे रखा है ए और छोटी ई की मात्रा तय पे अति। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 60 का। अगला है प्रश्न नंबर 61 और इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। ये शब्द दिया है प्रभावी। इसके 3 शब्द जो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन वो तो इसके विलोम शब्द हैं। चौथा जो है वो नहीं बनता, हम अपने आप बढ़ा देते। प्रभावी अप्रभावी, ठीक है। निष्प्रभाव कर दिया वो भी सही है। प्रभाव शून्य यानी कि प्रभाव को खत्म कर दिया, ये भी सही है। लेकिन अप्रयुक्त, ये तो इसका कोई संबंध ही नहीं है प्रभाव से। अप्रयुक्त का इस प्रभाव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अप्रयुक्त जो शब्द है ये प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है, यह है प्रयुक्त का। प्रयुक्त यानी प्रयुक्त होना, किसी उपस्थित होना, यह है अप्रयुक्त। तो प्रभावी शब्द का विलोम क्या नहीं आएगा, अप्रयुक्त। बाकी 3 विलोम है, अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य। ये तीनों प्रभावी शब्द के विलोम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 62 दिया है कि दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन है जो दूध के पर्यायवाची बनते हैं, एक नहीं बनता। दूध को दुग्ध भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। गोरस भी कहते हैं और पेय भी कहते हैं। लेकिन जो अमी ये दिया है ना, अमी, अमी किसको कहते हैं, अमृत को। अमी किसको कहा जाता है, अमृत को कहा जाता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी दिया है ये दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमी। बाकी दुग्ध, गोरस और पेय ये तीनों दूध के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन अमी जो है ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 63 दिया है, निम्नलिखित में से एक का अर्थ तिरछी नजर है। यानी किस शब्द का अर्थ है तिरछी नजर, कटाक्ष, ताना, व्यंग्य या आक्षेप। तो वो होता कटाक्ष करना, किसी चीज पर कटाक्ष करना यानी कि तिरछी नजर से देखना उसको, कटाक्ष करना। कटाक्ष इसका अर्थ होता है तिरछी नजर, कटाक्ष। ध्यान रखना, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो इसे सही बनेगा इसका। प्रश्न नंबर 64 दिया है कि अनिष्ट का क्या अर्थ होता है। किंतु अनिष्ट इसका अर्थ होता है निष्ठाहीन। ये समरूपी भिन्न अर्थक शब्द हैं। देखो अनिष्ट और अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब दे दिया निष्ठाहीन, जिसमें कोई निष्ठा की भावना ना हो। तो अनिष्ट का क्या मतलब होगा, ये टे टमाटर दे रखा, लास्ट में इसमें ठे ठठेरा वाला दे रखा, अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट का अर्थ दे रखा निष्ठाहीन, तो अनिष्ट का क्या अर्थ होगा, हानि, निर्भय, गुस्सा या फिर प्रलोभन। तो अनिष्ट का मतलब होता है हानि। वो पढ़ा होगा ना आपने, किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहिए, कि किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। और अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठाहीन, बिना निष्ठा के। और अनिष्ट का मतलब होता है हानि। ऑप्शन ए उत्तर आएगा इसका। अगला है प्रश्न नंबर 65, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको क्या कहते हैं, अच्युत, अटल, अटूट या अदे। तो आपने वो भी सुना था ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो ये है अच्युत, जिसको अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, ठीक है। प्रश्न नंबर 66 है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है। देखो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि क्या होती है, जिसमें स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता है। स्वर संधि में स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता है। व्यंजन संधि में स्वरों का व्यंजन और स्वर दोनों के साथ मेल होता है। स्वर संधि में स्वरों का स्वर के साथ, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर और व्यंजन दोनों के साथ मेल होता है। तो इसमें पूछा कि स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वरों का। स्वरों के साथ ही मेल होता है स्वर संधि में। अगला प्रश्न नंबर 67 और इसमें समास आपसे पूछा गया है कि अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। अनु प्लस रूप, अगर हम इसका संधि विच्छेद देखें तो प्रथम पद बनता है इसमें अनु, ठीक है। तो अनुरूप में कौन सा समास आएगा, अव्ययभावी समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो। तो अनुरूप में कौन सा समास आएगा, अव्ययभावी समास। अगला है प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। 4 में से 3 वाक्य है जो संयुक्त वाक्य दिए हैं, या तो और से जुड़े मिलेंगे, तथा या इन शब्दों से जुड़े मिलेंगे। वह आया और पानी पीकर चला गया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया, और से जुड़ा हुआ है। करो या मरो, तो ये या से जुड़ा हुआ है, इसमें भी संयुक्त वाक्य हो गया। उसने परिश्रम किया परंतु सफल न हो सका, देखो अलग अलग किसी भी एक शब्द से ये जुड़े होंगे,
लेकिन इसमें है कि वह आकर पानी पीकर चला गया। इसमें कोई भी शब्दों का जो वाक्य है उनका जोड़ नहीं दिया गया। देखो इसमें और से जुड़ा हुआ है, इसमें या से जुड़ा हुआ है, इसमें परंतु से जुड़ा है, लेकिन इसमें ना तो बीच में कोई चिन्ह आया और ना किसी से जुड़ा हुआ। तो 68 का ऑप्शन सी जो है वो संयुक्त वाक्य नहीं है, ये साधारण वाक्य दिया गया है, वह आकर पानी पीकर चला गया। प्रश्न नंबर 69 दिया है कि निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थ अलंकार कौन सा है। देखो अलंकार 3 होते हैं, शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। जिसमें अर्थ का रस आए वो अर्थ अलंकार, जिसमें शब्दों का रस है वो शब्द अलंकार, जिसमें दोनों का है वो होता है उभय अलंकार। आपको इनमें से बताना कि कौन सा एक अलंकार है जो अर्थालंकार है, तो वो होता है अप्रस्तुत प्रशंसा वाला। बाकी ये सारे शब्दालंकार के भेद हैं, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, ये सारे शब्दालंकार के भेद हैं। प्रश्न नंबर 70 दिया है, लोकोक्ति दी गई है उसका सही अर्थ आपको बताना है। एक लोकोक्ति दी गई है उसका सही अर्थ बताना। लोकोक्ति दी गई कि आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा और गांठ का पूरा, यानी कि उसको दिखाई भी नहीं देता लेकिन अपना पास सब कुछ रखना, यानी कि मूर्ख धनी। ऐसा धनी व्यक्ति जो मूर्ख है, जिसको पता ही नहीं धन कहाँ प्रयोग करना है या कैसे उसका संचय करके रखना है, मूर्ख धनी को बोलते हैं आंख का अंधा और गांठ का पूरा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 70% पूरे हो गए और यहाँ पे हमारी हिंदी के जो 15% थे वो पूरे हो गए। प्रश्न नंबर 56 से लेकर प्रश्न नंबर 70 तक जो 15% थे हिंदी के वो हमने पूरे कर लिए हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 71 और यहाँ से हमारा गणित शुरू होएगा। सवाल नंबर 71 जो है यहाँ से अब हमारा क्या शुरू होगा, मैथमेटिक्स, गणित का काम अब यहाँ से शुरू होगा और लास्ट में हम देखेंगे रीजनिंग। 15 सवाल अब गणित के आएंगे, 15 सवाल रीजनिंग के आएंगे। इस हिसाब से टोटल 100% हमारे बनते हैं। तो सवाल नंबर जो 71 दिया है गणित का काफ़ी अच्छा सवाल है, एक बार पढ़ के देखना। किसी संख्या को √0.25 से भाग किया जाना चाहिए ताकि भागफल 25 हो। यानी कि x को अगर हम √0.25 से भाग करें तो 25 आना चाहिए, तो x का मान बताओ। ये पूछा है किस संख्या को हम इससे भाग करें कि 25 उत्तर आए हमारा। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे छोटी चीज़, एक बार एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका अगर हम स्क्वायर करते हैं ना, स्क्वायर यानी कि वर्ग करते हैं, तो उस संख्या से छोटा आता है। जैसे हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 4, 2 से बड़ा है। 3 का स्क्वायर करते तो कितना आएगा 9, वो 3 से बड़ा है। भाई अगर किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे x का तो हमेशा x से बड़ा आएगा, ये होता है। लेकिन कुछ ऐसी संख्या होती है जो जिनका हमेशा उस संख्या से कम आता है, वो कौन सी होती है, तो वो संख्याएं हैं 0 से लेकर 1 के बीच की सारी संख्याएं। 0.1 से लेकर 0.99 तक की जो संख्याएं वो सारी, उनका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इस संख्या से कम आएगा। 0 से 1 के बीच में जो पॉइंट वाली संख्याएं हैं 0.001 से लेकर 0.999 तक की, अगर उनका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो उस संख्या से कम आएगा, ये ध्यान रखना है। अब इस सवाल में दिया है कि पहले तो ये देखो √0.25 क्या होता है। √0.25 अगर आपको नहीं सोल्व करना है ना तो ऐसे कर लेना, √25 और 2 अंक के बाद है तो नीचे क्या आ जाएगा 100। अब 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 5, और 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10। इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 5/10। 5/10 कितना होता है 1/2। ठीक है, यानी कि किस संख्या को अगर हम 1/2 से गुणा करें कि 25 आए हमारा, ये होगा। तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि 2x बराबर कितना आना चाहिए 25। x कितना आएगा 25/2, 25/2 यानी कि 12.5। तो संख्या क्या आ जाएगी वो 12.5। 12.5 को अगर हम √0.25 से भाग करेंगे तो 25 हमारा भागफल आएगा। √0.25 का अर्थ होता है 0. ठीक है, 0.5, 1/2। अगर आपको नहीं आता फिर बता रहा हूँ मैं, 25 और बटे 100। 100 कहाँ से आ गया कि 2 अंक बाद में, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो आएगी। अब 25 का रूट करेंगे तो 5, 100 का रूट करेंगे तो 10, 5/10 यानी कि 1/2। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 71 का। सवाल नंबर 72 दिया है, एक 1760 मीटर लंबी सड़क के दोनों ओर 20 मीटर की दूरी पर कितने पेड़ लगाए जाए, अधिकतम संख्या बतानी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने पेड़ लगाने हैं और 1 से लेकर 2 पेड़ों के बीच की दूरी होनी चाहिए 20 मीटर की। ठीक है, सड़क की लंबाई दे दी 1760 मीटर, और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें दोनों ओर पेड़ लगाने, एक साइड नहीं दोनों साइड लगाने हैं। तो पहले हम एक साइड पेड़ लगा ले, दूसरी साइड उसको डबल कर देंगे। देखो ऐसे पेड़ लगाने हैं। ठीक है, ये 1700, ये 20-20 का गैप है इनके बीच में, 20-20, 20-20।
अब इस चीज़ में एक सवाल ध्यान रखना, देखो सीधा सा बनता है 1760 को अगर हम 20 से भाग दें तो पता लग जाएगा 20-20 के गैप पर कितने पेड़ लगेंगे। 1760 को अगर 20 से भाग देंगे तो 2 8 16 और 2 8 16, 88 पेड़ लगेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, देखो 20-20 के गैप पे कितने पेड़ लगने चाहिए 4, लेकिन लगेंगे कितने 5, क्योंकि एक शुरू में भी पेड़ लगेगा। जब हम पौधा लगाना शुरू करेंगे तो एकदम शुरू में पेड़ लगेगा, क्योंकि उसने कहा कि अधिकतम पेड़ लगाने हैं। तो एक पेड़ शुरू में लगेगा, फिर उसके 20 मीटर बाद दूसरा पेड़ लगेगा, ठीक है, फिर उसके 20 मीटर बाद तीसरा पेड़, यानी कि जितने 20 आएंगे उससे एक पौधा फालतू लगेगा। तो 88 बार 20-20 आया तो एक पौधा लास्ट में फालतू लगेगा, एक शुरुआत में और एक एंड में। तो एक साइड में कितने पेड़ लगेंगे, 88 जमा 1 करके 89 लगेंगे। हमें दोनों साइड लगाने तो 89 का दुगुना कर देंगे, ठीक है, 89 का दुगुना कर देंगे, दोनों साइड लगाना, वो बन जाएगा 178। सीधा सा है, पहले तो 1760 को 20 से भाग दे दो, क्योंकि 20-20 के गैप पर पौधे लगाने, 88 आ गया। लेकिन इसमें मैक्सिमम पौधे तभी तो लगेंगे, एक पौधा शुरू में भी लगेगा, बिल्कुल पहला पौधा तो 0 मीटर पे ही लगेगा, जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पे, उसके 20 मीटर बाद दूसरा पौधा लगना शुरू होगा, उसके बाद तो सारे 20-20 मीटर के गैप पे आएंगे, लेकिन पहला पौधा तो बिल्कुल 0 पे लगेगा। तो इसलिए एक लाइन में कितने पौधे लगेंगे 89, दोनों में कितने हो जाएंगे 178। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 173 दिया है कि 120, 140 और 160 का एलसीएम बताओ। 120, 140 और 160 का एलसीएम बताना है। तो इसका एलसीएम के लिए सबसे पहले तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 20 कॉमन आएगा सबसे पहले, 20 6 120, 20 7 140, ये 20 गुणा और 6 7 8 का फिर निकाल लो, ठीक है, 20 और 6 7 8 का एलसीएम, तो वो जो एलसीएम आएगा इनका टोटल वो आ जाएगा 3360। कितना आएगा 3360। 6 7 और 8 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 168। 6 7 8 का एलसीएम, और 20 इसमें से पहले से कॉमन है, तो 168 गुणा 20 करेंगे तो 3360 इसका एलसीएम आ जाएगा। या फिर आप सीधा निकालना चाहो तो भैया ऐसे करके भी निकालो, जो ऐसे करके निकालते हैं, 120, 140, 160, 2 से भाग दोगे, 10 से भाग दोगे, सीधा 20 से भाग दे दो इसको, 6 7 8, बात वहीं आ गई। फिर 2 से भाग दो, 3 6, 2 4 8, 4 3 12, 12 7 84, 84 दूनी 168, 168 ने 20 से गुणा कर दो, 3360 आ जाएगा। सवाल नंबर 74 दिया है और ये सरलीकरण का है। इसमें एक फार्मूला लगेगा बोर्ड मास का, BODMAS, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्शन, लास्ट 4 सभी को पता है, लेकिन पहला है B और D। B का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सोलो होगा, उसके बाद ऑफ, भाग के निशान से पहले ऑफ का सोलो करना है, और ऑफ का अर्थ होता है गुणा करना, ठीक है, पहले ऑफ सोलो होगा, भाग का निशान बाद में सोल्व करना है, ठीक है। तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व करना, पहले ये वाला ब्रैकेट फिर ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद इन दोनों के आपस में गुणा करनी है, वो आपका उत्तर आएगा इसमें, ठीक है। 4/3 इसका उत्तर लास्ट में आ जाएगा, 4/3। अगला है सवाल नंबर 75। 10 वस्तुओं का औसत वजन 65 किलोग्राम है। यदि 72 किलोग्राम औसत वजन वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया जाए तो शेष वस्तुओं का औसत वजन कितना होगा। देखो 10 वस्तुएं हैं, उनका वजन है 65 किलो, एवरेज वजन है। 72 किलोग्राम की 3 वस्तु हटा दी तो शेष, देखो 2 तरीके हैं, पहले तो नॉर्मल तरीका है, 10 वस्तुओं का औसत वजन है 65, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा 650 किलो, 65 को 10 से गुणा कर देंगे। 72 किलो की 3 वस्तु हटा दी, तो 72 किलो की 3 वस्तु हटाएंगे तो इनका वजन कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 21, यानी कि 216 किलो वजन चला गया। तो अब वजन बच गया कितना, 650 में से 216 घटा दो, 650 में से 216 घटा दो, कितना बचेगा 4, ये बचेगा 3 और ये 4, 434 किलो वेट बचेगा ये, ठीक है। अब ये वजन बच गया कितनी वस्तुओं का, भाई पहले 10 वस्तु थी, 3 वस्तु गई, अब कितनी वस्तु आएगी 7, तो 434/7 करेंगे, 7 6 42, 7 दूनी 14। अब नया जो औसत वजन आएगा वो आ जाएगा 62 किलोग्राम। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड से, पहले टोटल वजन निकाल लिया, फिर जो टोटल वजन चला गया वो निकाल लिया, 72 गुणा 3 करके वजन का अंतर बता दिया, वो हमारे पास वजन बच गया 434 किलो, वस्तु बच गई 7, तो 434 को 7 से भाग दो तो 62 उत्तर आ जाएगा 62। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, देखो 65 किलो एवरेज वजन था, 3 वस्तु गई 72 किलो की, कितना किलो गया भाई, एक वस्तु के साथ कितना फालतू गया है 7 किलो। एवरेज वजन 65 था लेकिन गया कितना 72, 7 किलो गया एक वस्तु के साथ, 3 वस्तु गई तो एवरेज वेट कितना गया 21 किलो चला गया, 21 किलो वजन गया है, तो 21 किलो वजन कम हो गया इन टोटल, एवरेज 65 रहना था लेकिन 21 किलो वजन फालतू चला गया, कितनी वस्तुओं पर 7 पे, तो कितना कम गया 3 किलो एक वस्तु पर, तो अब इसका एवरेज 3 किलो कम होकर कितना आ जाएगा 62, ठीक है। कैसे भी आप निकाल सकते हो।
अगला सवाल है, यदि x/3y बराबर 52/9 है तो x y z का अनुपात बताओ। भाई इसमें z की वैल्यू देने रखी, फाइंड द रेशियो ऑफ। भाई क्वेश्चन गलत है, एक बार देखेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 76 छोड़ देना आप। क्वेश्चन नंबर 76 में शायद स्टेटमेंट में कुछ मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर 76 में। अगला है प्रश्न नंबर 77, और इसमें क्या पूछा है प्रश्न, एक बार ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 77 का इसमें दिया है कि संजय ने अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में 150 में से 75 नंबर मिले और वार्षिक परीक्षा में 175 में से 105 अंक मिले, तो उसके अंकों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। अर्धवार्षिक वार्षिक छोड़ दो, पहला सेमेस्टर का पेपर हुआ ना उसको, तो 150 में से उसके नंबर आए 75। दूसरे सेमेस्टर का जब पेपर हुआ उसका, तो उसको आए 105 नंबर। तो ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत उसके नंबर बढ़ गए। तो पहले तो आए थे 75, अब आ गए 105। कितने नंबर बढ़े भाई टोटल? 40 नंबर बढ़ गए। 40 नंबर अब उसके बढ़ चुके हैं, सॉरी 30 नंबर। भाई पहले तो आए थे 75 नंबर, अब आ गए 105 नंबर, 30 नंबर बढ़ गए उसके। इसने पूछा कितने प्रतिशत बढ़े हैं, तो किस पे निकले हैं? 75 पे बढ़े हैं, 150 पे नहीं बढ़े। वो जो पहले वाला जो स्कोर कार्ड है उसके हिसाब से बताना कितने परसेंट बढ़े हैं। तो 30/75 गुणा में 100, 25 × 75, 25 चौक 100, 3 × 30, 10 चौक 40। अब कितने प्रतिशत अंक बढ़ गए उसके? 40%। पहले उसके 75 नंबर आए थे, अब हो गए 105 नंबर। कितने नंबर फालतू आ गए? 30 नंबर। कितने में? 75 पे गुणा में 100। जो हम निकालते नॉर्मल प्रतिशत, वही फार्मूला लगाना है। ठीक है, जो पहले जो नंबर थे उसमें से कितना प्रतिशत इसका बढ़ा है। तो 30/75 गुणा में 100 करेंगे तो 40% इसका उत्तर आ जाएगा सवाल नंबर 77 का। सवाल नंबर 78 दिया है कि यदि कोई व्यापारी 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका 2 तरीके हैं। अगर लाभ दे रखा है तो सीधी सी बात है, क्रय मूल्य में घट जाएगा, क्रय मूल्य 40 आ जाएगा और विक्रय मूल्य हो जाएगा 45। ये नॉर्मल तरीका है। अगर आप भाई नॉर्मल समझने की कोशिश करो तो जिस बच्चे को सवाल आता हो तो ऐसे ही करेगा। लाभ हो रखा है तो क्रय मूल्य कम हो जाएगा, 40 आ जाएगा इनका अंतर, विक्रय मूल्य 45 रहेगा, 5/40। ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको करें तो देखो लाभ क्या होता है, किसी चीज़ का लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तभी लाभ होता है। तो लाभ कितना दे रखा है? 5 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ क्या दे दिया? 5 मीटर विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 5 मीटर ऑफ सेलिंग प्राइस बराबर विक्रय मूल्य बेचा कितना कपड़ा? 45, 45 मीटर सेलिंग प्राइस माइनस 45 मीटर कॉस्ट प्राइस। यही तो बेचा है, 45 मीटर तो कपड़ा खरीदा था, 45 मीटर उसने बेचा है। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये इधर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इधर रहेगा। तो ये क्या बनेगा? 45 मीटर कॉस्ट प्राइस बराबर 40 मीटर सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो आएगा 40/45, यानी कि कॉस्ट प्राइस 40, सेलिंग प्राइस 45। लाभ कितने का है? 5 मीटर का, वो निकालना है प्रतिशत। लाभ बटे में लाभ कितना? 5 मीटर का, कितने पे? 40 पे, 5/40 यानी कि 1/8, और 1/8 होता है 12.5%। ऑप्शन बी इसका उत्तर आएगा। 1.25 नहीं आएगा, ये आएगा 12.5%। ऑप्शन में जो गलत टाइप कर रखा है ये 12.5% उत्तर आ जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 78 का उत्तर आएगा 12.5%। प्रश्न नंबर 79 दिया है 79। एक व्यक्ति ने एक बैंक से 52,000 रुपये का निवेश किया। ठीक है, एक बैंक में उसने जमा करवा दिए 52,000 रुपये एफडी मान के चलो। यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 12%, दूसरे साल ब्याज की दर पहले वर्ष की ब्याज की दर से 30% अधिक थी, तो 2 साल में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। देखो पहले साल दर कितनी थी? 12। दूसरे साल क्या है कि पहले वाले से 3% अधिक, पहले 12 थी, अब दोबारा दर कितनी होगी? 15। समझ गए? पहले दर थी 12%, अब दर हो गई है 15%। पैसे इन्वेस्ट करे थे उसने 52,000। तो अब सीधा सा जो निकालना है आपको, सीधा सीधा ऐसे निकाल दो। ये 52,000 इन्वेस्ट करे थे, पहले साल मिलेगी 12% की दर से। तो 52,000 को जो 12% की दर से मिलेंगे कितने मिलेंगे? 6240। पहले साल का ब्याज हो गया। दूसरे साल फिर 52,000 पे 15% की दर से जो ब्याज मिलेगा, तो 52,000 का 15% निकालेंगे कितना आएगा? 7800। ठीक है, पहले साल मिला था ब्याज 6240, दूसरी बार मिला 7800। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि जो पहले साल का ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो पहले साल का ब्याज कितना था? 6240। इस पर ब्याज मिलेगा 15% की दर से, क्योंकि दूसरे साल की दर कितनी होगी थी? 15%। तो 6240 का अगर 15% निकालेंगे तो वो आएगा 936 रुपये। ठीक है, तो इसमें 936 रुपये और जोड़ देना है। ठीक है,
ये सारा जुड़ के जो ब्याज आएगा वो हमारा टोटल 2 साल का ब्याज आएगा और वो आएगा 14,976 रुपये। 14,976। पहले साल की दर 12% और दूसरे साल की जो दर बनेगी वो बनेगी 15%। 52,000 में 2 दर दे रखी है, एक 12%, एक 15%। ठीक है, अलग अलग करके आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। पहले सीधा ब्याज निकालना, दूसरी बार जो पहले साल का ब्याज है ना उस पर भी 15% की दर से ब्याज मिलेगा, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। अगला है सवाल नंबर 80। पित्तल में तांबा और जस्ता का अनुपात 11:14 है, यानी कि कॉपर और जिंक दे रखा, कॉपर है 11 और जिंक दे रखा है 14। उसके बाद ये कह रहा है कि 150 किलोग्राम तांबे में 150 किलोग्राम पित्तल में तांबा कितना होगा। देखो तांबा और जिंक यानी कि कॉपर और जिंक दोनों को मिलाकर कितना बन गया 25 किलो। भाई अगर 11 तांबा है 14 जिंक है तो टोटल हो गया 25। इसने पूछा कि अगर टोटल वजन 150 किलो है, टोटल वजन हमारा यहाँ पे नॉर्मल कितना आ रहा है 25, लेकिन हमने लेना कितना है 150 का निकालना है। 25 की जगह 150 दे रखा, कितना गुना दे रखा 6 किलो, तो कॉपर भी कितना हो जाएगा इसका 6 किलो, 66 उत्तर आ जाएगा। जिंक पूछता तो 14 का 6 कर देते, 84 आ जाता। ठीक है, अगर तांबा पूछा है तो 11 का 6 गुना कर दिया 66। अगर जस्ता पूछता तो 14 का 6 गुना कर दिया तो 84 आ जाता। क्यों, क्योंकि 14 और 11 जोड़ेंगे 25, 25 किलो बनता, 25 का मान 150 दे दिया, कितना गुना दे दिया 6 गुना, तो इसको भी 6 गुना कर देंगे। या फिर आप x मान के निकाल सकते हो, 11x जमा 14x बराबर दे दिया 150 किलो। 25x का मान कितना आ गया 150 किलो, x का मान कितना आ गया 6। हमें निकालना पहले तांबे का मान, तो 11x तांबा तो x की जगह 6 रखेंगे तो 11 गुना 6 करके 66। बिल्कुल बेसिक से भी आप ये कर सकते हो। सवाल नंबर 81 दिया है आगे। 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिन में करते हैं। यदि 8 व्यक्ति और उनके साथ जुड़ते हैं, यानी कि पहले 40 थे 8 और जुड़ गए 48 हो गए, तो पुल का काम कितने दिन में होगा। तो वो मैन डे वाला फार्मूला लगा, तो 40 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अब आदमी कितने हो गए 40 पहले थे 8 और जुड़ गए 48 आदमी उस काम को करेंगे x दिन में। 40 गुणा 12 बराबर 48 गुणा x, तो 48 एक कट नीचे आ जाएगा, 12 चौक 48, 4 दाएँ 40। अब उसको काम करने में कितने दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मैन डे हावर वाला फार्मूला लगेगा। सवाल नंबर 82 दिया है। यदि विजय एक 17.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है तो 26 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखो ये जो चाल दूरी समय का जो सवाल आएगा ना उसको ध्यान रखना, उत्तर में क्या यूनिट दी है। उत्तर किलोमीटर में पूछा है, मीटर में है, सेकंड में है, घंटे में है, वो इम्पोर्टेंट है। उत्तर में जो दे रखा है ना सारा डाटा उसी में बदल के चलना है। किलोमीटर में दे रखा है तो जो स्पीड दे रखी है ना उसकी 17.5 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर में बनाओ पहले, तो इसको किलोमीटर में, तो 17.5 को क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, अगर किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना तो 5/18 से करते हैं, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर में बनाना तो 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई चाल उसकी। समय दे दिया तो दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी निकालते हैं चाल गुणा में समय। तो चाल दे दी, इसको समय से गुणा कर दो, कितना समय 26 घंटा। 17.5 गुणा 18/5 गुणा में 26। ठीक है, टोटल इसकी जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी 1638 किलोमीटर। 17.5 गुणा में 18/5 गुणा में 26, टोटल दूरी आ जाएगी 1638 किलोमीटर। ठीक है, ये 0.5 इंग्लिश में यहाँ पे गलत दिया है। 1638 ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा प्रश्न नंबर 82 का। प्रश्न नंबर 83 का है ये पैराग्राफ वाला, ये आप खुद से कर लेना जो बार डायग्राम का है। प्रश्न नंबर 84 इसमें क्या पूछा है, कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव से प्राप्त नहीं होगा। मतलब जैसे 1/2 है, ये क्या आ जाएगा 0.5, बात खत्म। लेकिन 1/3 है, वो क्या आएगा 0.333, कभी भी खत्म नहीं होता। ये तो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, और ये होती है टर्मिनेटिंग, खत्म होने वाली भिन्न, जो भाग देते ही सीधा 1-2 अक्षर के बाद खत्म हो जाए। लेकिन जैसे 1/3 है 0.3333, ये कभी खत्म नहीं होती, ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से ऐसी कौन सी भिन्न है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो खत्म नहीं होगी, ये बताना है आपने। ठीक है, तो इसमें से जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो आप निकाल लेना, ये भाग हो जाएगा पूरा, ये भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा, और इसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग आएगी वो आएगी 240/420। नॉन टर्मिनेटिंग जो आएगी इसमें आएगा 240/420।
अगला है लास्ट सवाल गणित का 85 नंबर। ये गणित का आखिरी सवाल है, तो इसके बाद खाली रीजनिंग बचेगी हमारी। 100 प्रश्न में से 85 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 1200 रुपया, 31% की छूट दी गई, लाभ है 15%, तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखो बिल्कुल बेसिक से करें। अंकित मूल्य है 1200 रुपया, छूट दे दी 31%, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो वो कितना आएगा 1200 रुपये का 69%। भाई 31% की छूट दे दी, कितना बच गया 69 बटे में 100। 12 गुणा 69 करेंगे, ठीक है, ये बनेगा 828 रुपया। विक्रय मूल्य आ गया 828 रुपया। 1200 की वस्तु थी, 31% की छूट के बाद अगर हम बेचेंगे तो इसका विक्रय मूल्य जो आएगा, सेलिंग प्राइस जो आएगा, वो आएगा 828 रुपया। ये जो विक्रय मूल्य दिया गया है इस पर 15% लाभ भी हुआ है। मतलब कोई वस्तु थी उसको हमने बेचा तो उस पर हमें 15% लाभ हुआ जब वो हमने 828 रुपये में बेची है। तो वस्तु खरीदी कितने में थी, तो 828 से तो कम में ही खरीदी होगी, ठीक है, 828 से तो कम में ही खरीदी है। तो ये कितने का रेट दे दिया, 115 का दे दिया। 100 प्लस लाभ जुड़ता है और हानि 100 माइनस होती है। 115 का काम दे दिया 828, हमें 100 की मान निकालना, 828 बटे 115 गुणा में 100, ठीक है, सॉरी 828, हाँ 828 बटे, और ये आ जाएगा 720 रुपया। 720 इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 720 इसका उत्तर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 828 रुपया और लाभ दे रखा है 15%। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ गुणा में 100 बटे में क्रय मूल्य करके। इसमें विक्रय मूल्य दे रखा तो लाभ 15% दे रखा, तो काम कितना होगा, 115% कीमत होगी ना उस वस्तु की। भाई कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उसमें 15% लाभ होगी तो उसकी कीमत कितनी होगी, 115 रुपया। 115 की वस्तु दे दिया 828, 100 का मान निकालना, 828 बटे 115 गुणा में 100, 720 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे 85 सवाल हो गए, यानी कि गणित हमारा पूरा हो गया। अब आगे हम करेंगे सवाल नंबर 86 से रीजनिंग। यहाँ से हमारी रीजनिंग शुरू होती है प्रश्न नंबर 86 से। अब आगे है प्रश्न नंबर 86, रीजनिंग का पहला सवाल है। इसमें पूछा गया कि अगर सुमी स्कूल जाता है तो ही उसकी कक्षा होगी, अगर सुमी जल्दी उठता है तो वह स्कूल जाएगा। यदि यह एक सत्य कथन है तो कौन सा एक निष्कर्ष सही है। कहने का मतलब क्या है, इसमें एक आया कि जिस दिन वो स्कूल जाएगा ना उस दिन उसकी क्लास लगेगी, ठीक है, और जिस दिन वो जल्दी उठेगा उसी दिन वो स्कूल जाएगा, अगर लेट उठेगा तो उस दिन स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। ये पूरी बात कही गई है। जैसे हम कॉलेज में उसी दिन जाएंगे जिस दिन हमारी क्लास होती है, और जिस दिन जल्दी उठेंगे उसी दिन कॉलेज जाएंगे। अब इसमें से पूछा कौन सा निष्कर्ष सही है। ये सारे बैंकिंग के रीजनिंग के प्रश्न है, ये रीजनिंग कर लेना, हार्ड बना सकते हैं किसी भी। तो पहला जो ऑप्शन दिया है इसमें वो दिया है कि सुमी क्रिकेट खेलने गया था, मतलब वो जल्दी उठा था, गलत बात। अगर वो जल्दी उठा था तो वो स्कूल में गया था, ये दिया गया, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सुमी की कक्षा नहीं थी, मतलब वो स्कूल नहीं गया था, ये उल्टा दे दिया। सुमी जिस दिन स्कूल जाएगा उस दिन कक्षा होगी, कक्षा से स्कूल नहीं गया, स्कूल से कक्षा का संबंध बताया गया है कि जिस दिन वो स्कूल जाएगा उस दिन उसकी कक्षा होगी, ठीक है, ये बात उसमें बताई गई थी। अगला है कि सुमी सोमवार को स्कूल गया था, मतलब वो जल्दी उठा, ये बात सही है। जिस दिन वो जल्दी उठता है उसी दिन स्कूल जाता है, तो वो सोमवार को स्कूल गया था, इसका मतलब वो सोमवार को जल्दी उठ गया था। सुमी की कक्षा नहीं थी, मतलब वो देर से उठा था, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। केवल तीसरा निष्कर्ष इसमें सही है। 87 नंबर प्रश्न दिया है, ए और ई का संबंध बताना है। फैमिली रिलेशन का ये प्रश्न दिया गया है इसमें, ठीक है, फैमिली रिलेशन का ये प्रश्न इसमें दिया गया है। प्रश्न क्या है कि ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन हो गया, ए। बी सी का पुत्र है, ये बी हो गया सी का पुत्र। डी जो है वो सी की पत्नी है, डी जो है वो सी की पत्नी है, ये सी बाप हो गया। ई जो है वो सी की पुत्री है, ये सी की पुत्री हो गई ई, यानी ये दोनों भाई बहन हो गए। ए का ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ए और ई क्या लगेगी, बहन, ए बुआ लगेगी। तो ई और ए का आपस में क्या संबंध होगा, जो ए है वो ई के भाई का पुत्र है। भाई ए बी और ई आपस में बहन भाई हो गए, और बी का पुत्र है ए, तो ए क्या लगेगा, ई का भाई का पुत्र, यानी कि ए जो है वो ई का भतीजा है, ई बुआ लगती है ए की, ठीक है। सवाल नंबर 88 है, ये भी फैमिली रिलेशन का दिया है। पी क्यू का भाई है, पी जो है वो क्यू का भाई है।
आर जो है वो इनकी मात्रा होगी, क्योंकि क्यू की मात्रा है तो आर पी की भी मात्रा होगी, आर इनकी मात्रा हो गई। एस जो है वो आर का भाई है, एस जो है वो आर का भाई हो गया। टी जो है वो आर का पिता है, आर का बाप हो गया टी। तो टी का पी से किस प्रकार संबंध है, तो नाना लगेगा। क्या लगेगा, नाना लगेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाना। कैसे लगेगा, क्योंकि टी और उसके बाद जो टी के बीच में आर था, आर के बाद पी था। ठीक है, यानी कि टी किसका बाप था, आर का, और टी का बेटा कौन था, पी, तो ये नाना लगेगा टी। सवाल नंबर 89 है, ये दिशा का सवाल दिया गया है, डायरेक्शन का। ठीक है, और इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़े, यहाँ से शुरू करें, तो इसमें दे रखा है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, एक दूरी पर खड़े हैं 20 किलोमीटर पे एक दूसरे से। ठीक है, और पूर्व और पश्चिम की तरफ चलते हैं। दोनों पहले पूर्व की तरफ चलते हैं एक साथ, एक पूर्व की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। 5 किलोमीटर दूरी हो जाती है दोनों के बीच में। ऐसे है, मान लो ये दोनों खड़े 20 किलोमीटर पे, ए और बी। उसके बाद ये शुरू करता है चलना पूर्व की तरफ और वे शुरू करता है पश्चिम की तरफ चलना, 5-5 किलोमीटर। उसके बाद एक ना लेफ़्ट मुड़ जाता है अपने, भाई ये इधर चलेगा 5, ये इधर चलेगा। उसके बाद ये लेफ़्ट मुड़ गया ऊपर की तरफ, और ये अपने राइट साइड मुड़ेगा, एक नीचे मुड़ेगा एक ऊपर मुड़ेगा, फिर चलेंगे, फिर उनके बीच की दूरी निकालनी है ये। ठीक है, ये डायरेक्शन का जो सवाल है, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन वाला सवाल है, ये आप करना। लास्ट में उनके दोनों के बीच की दूरी पूछेगी, उन दोनों के बीच में अब दूरी कितनी बच गई। ठीक है, और इस प्रश्न का जो क्वेश्चन नंबर 89 है, इसका जो उत्तर आ जाएगा लास्ट में, वो आ जाएगा 10 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा 10 किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। 90 नंबर जो सवाल है वो है कथन और निष्कर्ष का। ये कथन दिए हैं और उसके बाद ये 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन निष्कर्ष में देखते क्या क्या कथन दिए गए हैं। पहला है कि सभी जहाज नाव है, ये जहाज हो गया अंदर और ये बाहर क्या हो गई, नाव हो गई। अंदर क्या है, जहाज, और बाहर क्या हो गई, नाव। सभी जहाज नाव है। सभी नाव पनडुब्बी है, यानी कि इसके बाहर क्या आ जाएगा, नाव के बाहर पनडुब्बी है। और सभी पनडुब्बी क्रूज है, पनडुब्बी के बाहर क्या आ जाएगा, ये क्रूज आ जाएगा। सर्कल के भीतर सर्कल के भीतर सर्कल, जहाज फिर नाव फिर पनडुब्बी फिर क्रूज। पहला निष्कर्ष है कि कुछ जहाज क्रूज है, बिल्कुल है, जहाज क्रूज के अंदर है, तो कुछ जहाज क्रूज है, बिल्कुल सही है, निष्कर्ष एक सही है। दूसरा है कि सभी नाव क्रूज है, बिल्कुल, क्योंकि नाव क्रूज के अंदर है, क्रूज बाहर है नाव अंदर है, तो सभी नाव क्रूज है, ये भी सही है। दोनों निष्कर्ष इसके फॉलो करता है। प्रश्न नंबर 90 में निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का अनुसरण करता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का अनुसरण करता है। सवाल नंबर 91 है, वो भी कथन और निष्कर्ष के आधार पर दिया है। ये कुछ कथन दे रखे हैं, 2 कथन दिए हैं और 3 निष्कर्ष दिए हैं। पहला कथन है कि कुछ कलम गोल है, ये कलम हो गई और ये गोल हो गई कुछ। सभी गोल काले हैं, ये सारे गोल ये काले हो गए। ये वाला क्या है, कलम, ये क्या हो गया, गोल, और ये क्या हो गया, काले काले। पहला निष्कर्ष है कि सभी काले कमल है, कलम आएगा, कमल नहीं कलम। सभी काले कलम है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, सभी काले कलम तो हो ही नहीं सकते, थोड़ा सा इस साइड टच है, तो निष्कर्ष 1 गलत है। कुछ गोल काले हैं, बिल्कुल, ये कुछ गोल काले हैं, ये जो हिस्सा कॉमन है, कुछ गोल काले हैं, निष्कर्ष 2 सही है। सभी गोल कलम है, ये भी नहीं आएगा, सभी का तो कोई मतलब ही नहीं दे रखा, कुछ हिस्सा कॉमन है, तो इसमें केवल निष्कर्ष 2 है, उसी का अनुसरण करता है। यानी कि ऑप्शन बी जो दिया है प्रश्न नंबर 91 में, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण इसमें करता है, केवल निष्कर्ष 2 इसमें सही है। सवाल नंबर 92 है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया गया है। इसमें जैसे जैसे जो बताया गया वैसे बैठा दो। 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, बी सी के बाएं खड़ा है और ए के दाएं खड़ा है। बी जो है वो सी के तो लेफ्ट में हो गया, ठीक है, बी है वो सी के लेफ्ट में और ए के राइट में, ऐसे आएगा, ए बी सी बनेंगे। ये सी के लेफ्ट में हो गया और ए के राइट में हो गया बी। डी जो है वो ई के बाएं और ए के बाएं और खड़ा है। डी जो है वो ए के लेफ्ट साइड में खड़ा है, इधर डी आएगा ए के लेफ्ट में, और ई के दाएं में, तो ई इधर आएगा, ई के राइट में आएगा डी, ये ऐसे खड़े होंगे, ठीक है। उसके बाद दे रखा कि एफ जो है वो सी के दाएं और जी के बाएं ओर। सी के दाएं ओर मतलब इधर खड़ा है, कौन खड़ा है, एफ, और जी के बाएं ओर तो जी, और जी के लेफ्ट में एफ खड़ा, ये ऐसे खड़े होंगे सारे के सारे। बीच में कौन खड़ा है, 3 इधर के छोड़ दो, 3 इधर, तो बीच में कौन खड़ा है, बी बीच में खड़ा है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। जो जो इसमें दी गई है वैसे वैसे आपको बना लेना है। सबसे पहले तो ए बी सी की दे रखी है, जो बी है वो सी के लेफ्ट में खड़ा, सी का लेफ्ट हो गया और ए का राइट हो गया। डी जो है वो ए के लेफ्ट में है और ई के राइट में है। एफ जो है वो सी के राइट में है और जी के लेफ्ट में है।
जैसा जैसा इसके अंदर जो स्टेटमेंट में दिया है वो वैसा के वैसे आपको अरेंजमेंट करनी है। अगला है प्रश्न नंबर 93 और इसमें बताना है कि कौन सी जो ऑप्शन है वो गलत दिया गया है। कौन सा ऑप्शन इसमें है जो गलत दिया गया है। 480, 471, 453, 464 और 462। इसमें देखो पहली ट्रिक क्या है, इनके अंकों का जोड़ कर लो। 4 और 8 12, ये 7 और 4 11 और 1 12, 5 4 9 और 3 12, 6 4 10 4 14 और ये है 6 4 10 और 2 12। 464 के अंकों का योग 14 बनता है, बाकी सभी के अंकों का योग कितना बन रहा है 12। तो यानी कि 464 है वो गलत दिया गया है। 464 जो है वो गलत दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें से, ये इसमें है। इसके अलावा क्या भी करेंगे, देखो 480 में से 9 घटा दो, क्या बनेगा 471। 471 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बनेगा 462। 462 में से 9 घटाएंगे तो कितना बनेगा 453। 453 में से 9 घटाएंगे कितना बनेगा 444। इस सीक्वेंस में 464 कहीं नहीं आएगा बीच में। ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया क्या है कि इसके अंकों का योग बनता है 12, लेकिन 464 के अंकों का योग बनता है 14, इसलिए ऑप्शन बी अलग हो जाएगा। सवाल नंबर 94 है, 4 इमेज दे रखी है, आपको ये बताना कौन सी इमेज अलग है, ए बी सी और डी। देखो इसमें एक सर्कल, ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, सर्कल ट्रायंगल रेक्टेंगल, ये 3 फोटो दे रखी है, सारी चीज़ सही है। अब देखो इसमें क्या है, जो रेक्टेंगल और जो सर्कल है वो डार्क किया गया है। इसमें भी रेक्टेंगल और सर्कल डार्क है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल और सर्कल, यानी कि आयत और जो गोला है उसकी भुजा है वो काली कर रखी है। इसमें भी गोला और आयत की भुजा काली, लेकिन यहाँ पे जो हो त्रिभुज की भुजा काली कर रखी है। देखो त्रिभुज और गोला के बीच में काला कर रखा, बाकी सभी में जो आयत है उसका हिस्सा काला कर रखा है, यानी कि जो दूसरे नंबर पर जो आकृति है वो अलग दी गई है। ठीक है, समझ गए ना कैसे। इसमें त्रिभुज की आकृति, इसमें जो है वो त्रिभुज की आकृति काली कर रखी है, बाकी सभी में जो है वो रेक्टेंगल की आकृति काली की गई है। प्रश्न नंबर 95 है, कथन और निष्कर्ष के आधार पर। कथन और निष्कर्ष, कथन दिए हैं, एक ही कथन दे रखा है कि कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। कश्मीर क्या है, वो पृथ्वी का स्वर्ग है। इसका निष्कर्ष क्या है कि कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है। पहला जो निष्कर्ष दिया है इसमें वो है कश्मीर जो है वो सबसे सुंदर स्थान है, और दूसरा निष्कर्ष दिया है कि कश्मीर लोग सबसे अच्छे होते हैं। देखो इसमें क्या है कि कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, स्वर्ग यानी कि सबसे अच्छी जगह है, तो कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, बिल्कुल सही बात है। ये स्वर्ग का मतलब अच्छे स्थान से ही किया गया है। कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग हैं, लोगों का तो कहीं जिक्र ही नहीं है भाई, लोग वहाँ के अच्छे हो या नहीं हो ऐसा कहीं नहीं बताया गया, सिर्फ जगह के बारे में बताया गया। जो कश्मीर जगह है वो पृथ्वी का स्वर्ग है। तो इसमें केवल जो कंक्लूजन एक है वो ही तर्कसंगत बनता है। ठीक है, निष्कर्ष जो एक है वो तर्कसंगत बनता है। अगला है प्रश्न नंबर 96। 96 में 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी करके, इसमें से 3 तो एक सीक्वेंस में दिए गए, चौथा एक अलग दिया गया है, वो आपको बताना है कौन सा अलग है। जैसे एन से पी पे गए, एन ओ पी 2 जोड़ के पी आएगा। एच से जे पर गए तो एच आई और जे 2 जोड़ दिया। बी से डी गए तो 2 जोड़ दिया। एस से यू गए तो 2 जोड़ दिया। पहली सीक्वेंस सब में सेम है। अगला है पी से आर, पी से आर गए तो 2 जोड़ दिया। जे से एल गए तो भी 2 जोड़ दिया। डी से एफ गए तो भी 2 जोड़ दिया। यू से एक्स गए तो 3 जोड़ दिया। समझ रहे हो, पहले दूसरे के बीच में 2 का गैप, दूसरे तीसरे में 2 का गैप, सभी में ये सीक्वेंस है। लेकिन ऑप्शन डी में यहाँ पर एक्स दे रखा है, आना क्या था डब्लू। यू से एक्स में 3 का गैप है, डब्लू आना था, 2 का गैप डब्लू होता, तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी अलग है। ठीक है, एस यू डब्लू होना था इसकी करेक्ट सीक्वेंस। 2 का गैप है, पहले दूसरे में 2 का गैप, दूसरे तीसरे लेटर में 2 का गैप, ऐसे। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न दिया है, इसमें पहले देखो एक चीज़ बता देता हूँ मैं। इसमें दे रखा ये वेट दे रखा, ये भारी है ये हल्की है, साथ के साथ ये छोटी है और ये लंबी है। 2 चीज़ें दे रखी है, एक तो हल्का भारी वेट और एक हाइट दे रखी है लंबी और छोटी। लेकिन इसमें पूछा क्या, वो देखो सबसे छोटी कौन है, यानी कि इसमें उत्तर में पूछा है हाइट का। उत्तर में किसका पूछा है, हाइट से रिलेटेड इसमें उत्तर पूछा है कि कौन लंबी है कौन छोटी है। और इसमें 2 चीज़ दे रखी है, एक तो हाइट का दे रखा लंबा छोटा, और एक वजन का,
वेट दे रखा है कि वो हल्की है, वो भारी है। तो हमें उत्तर हाइट का निकालना है, छोटा बड़ा। तो जो वेट वाला जो दे रखा है वो उससे भारी है, वो उससे हल्की है, वो छोड़ देनी। क्यों छोड़ना है? क्योंकि उत्तर हमें सिर्फ इस छोटी वाली चीज़ से निकालना है, हाइट से। ठीक है, तो इसमें वो देख लो जहाँ पर देखा वो छोटी है और वो बड़ी है, वो जो स्टेटमेंट जहाँ जहाँ दी गई है उसके हिसाब से आपको उत्तर निकालना है। जैसे इसमें क्या दिया है, एक कक्षा में एमी, बेला, सैरा, दिया, एम्मा और फिला अभ्यर्थी हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में ए, बी, एस, डी, ई और पी, 6 नाम हो गए। एम्मा और दिया एमी से छोटी है, एम्मा और दिया एमी से छोटी। एमी कितने पे है? ई से। एमी क्या है? ए पे। एमी और एमी से छोटी कौन कौन है? एम्मा और दिया। ठीक है, ई फॉर एम्मा और डी फॉर दिया। ये एमी से छोटी है, इसका मतलब एमी तो उत्तर होने से रहा। अगला दिया है इसमें, लेकिन फिला से भारी है, तो भारी का हमें कोई काम नहीं है। सैरा एम्मा से भारी है, इसका भी कोई काम नहीं है। दिया से लंबी है, हाँ ये ठीक है, सैरा जो है वो दिया से लंबी है, तो दिया से लंबी क्या आएगी? सैरा, ये आगे आ जाएगी। तो सैरा भी छोटी होने से रहेगी, क्योंकि इसने लास्ट में पूछा सबसे छोटी, तो हमें सबसे छोटी निकालनी है, बड़ी का तो कोई काम ही नहीं है। बेला जो है वो सैरा से छोटी है, तो सैरा से छोटी क्या आएगा? बेला भी। बेला, एम्मा और दिया 3 बच गए, लेकिन एम्मा से बड़ी है, तो बेला एम्मा से बड़ी है, तो ये तीनों हट गई, एम्मा और दिया बच गई। अब फिला बेला से छोटी है, वो बेला से छोटी है फिला, लेकिन एमी से लंबी है, तो सबसे छोटी कौन है इसमें? ई और डी 2 बच गए इसमें से। ठीक है, तो एम्मा तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, एम्मा जो है वो तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ऑप्शन में दिया है दिया का। ई और डी बचा था हमारे, तो ऑप्शन में दिया है डी, सी, दिया वाला। ये गैव गलत है, ये दिया ऐसे आएगा, DIYA। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका दिया। सबसे छोटी कौन आएगी इसमें? दिया आएगी। ठीक है, एम्मा और यहाँ पे बेला आएगी, बेला के बाद फिला आएगी, फिर ई और डी, एम्मा और दिया, इस हिसाब से बनेगी। 98वां नंबर है, ये सिटिंग अरेंजमेंट है, ये सारे बैठे हैं। और इसमें हम अगर सिटिंग अरेंजमेंट हम बैठाते हैं कैसे, क्या करके ये बैठे हैं। इसमें क्या दिया है कि एस टी के ठीक बाद में बैठा है, एस इज इमीडिएटली आफ्टर टी, यानी कि टी के तुरंत बाद कौन बैठा है? एस। अगला है, और अगला क्या दे दिया इसमें कि आर बाएं दाएं से दूसरा और क्यू के बाद है, पी अंतिम स्थान पर है और टी के बाद है। पी है वो एकदम लास्ट में बैठा है, पी कहाँ पे बैठा है? लास्ट में बैठा है एकदम। ठीक है, इसके बाद आगे दिया है आर के बाएं से दूसरा और क्यू के बाद है, पी अंतिम स्थान पर टी के बाद है, तो बाएं ओर से दूसरा क्या होगा ये बताना आपको। तो इसमें एक चीज़ दे रखी है, देखो इंग्लिश में देखो, एस इज इमीडिएट आफ्टर टी, टी के तुरंत बाद एस बैठा है। आर इज द सेकंड फ्रॉम राइट, राइट से सेकंड पे अगर आर बैठेगा, एंड आफ्टर क्यू, और क्यू के बाद में है, क्यू के बाद में आर ऐसे बैठेगा। ठीक है, पी इज द लास्ट एंड आफ्टर टी, टी के बाद में है ये ऐसे बैठेंगे। इसमें पूछा है कि बाएं से दूसरा कौन सा है? बाएं से दूसरा आर है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। बाएं से दूसरा आर बैठा है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। 99वां नंबर दिया है, इसमें 2 सर्कल दे रखे, उसके हिसाब से क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। देखो ऐसे सवाल में ना पहले ये देखो सारी की सारी जो आकृति जो सारी डिटेल दे रखो, सारी स्क्वायर नंबर दिए गए हैं सारे के सारे। ये 3 का स्क्वायर, ऊपर 4 का स्क्वायर, नीचे 6 का स्क्वायर और इधर 5 का स्क्वायर। सेम दूसरे वाले में 4, 5, 6, 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें 3, 4, 5 का स्क्वायर, इसमें 4, 5, 6, 7 का स्क्वायर। इसमें किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो इधर किसका आएगा? 8 का स्क्वायर। भाई ये सीक्वेंस में दिए गए हैं, देखो इसमें दिया है 3, 4, 5 और 6 का स्क्वायर पहले वाले में। दूसरे वाले में किसका दे रखा है? 4, 5, 6 और 7 का स्क्वायर। तीसरे वाले में किसका स्क्वायर दे रखा है? 6, 7, 8 और 9 का स्क्वायर। तो हमें ये पूछना है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64। ठीक है, ये सारे नंबर जो है वो आपस में स्क्वायर दिए गए हैं एक सीक्वेंस के अंदर, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 100। इसमें दिया है 1200, 1200 का आधा 300, 300 का आधा 1200 का आधा 600, 600 का आधा 300, तो 300 का आधा कितना हो जाएगा? 150। भाई हर नंबर का आधा दिया गया है, या फिर उल्टा करेंगे तो 150, 150 का डबल 300, 300 का डबल 600, 600 का डबल 1200।
तो 150 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी करके 100 का। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20। हरियाणा सीईटी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 हमने कर लिया है। इसके 100 के 100% थे वो हमने देखे हैं। इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जीके, कंप्यूटर जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सारे जो टॉपिक्स थे हर टॉपिक से सवाल हमने प्रश्न करे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीईटी एग्जाम के लिए पेपर में सारे प्रश्न इसी टॉपिक से ऐसे ही पूछे जाएंगे। सारे जो प्रश्न जो हमने करे हैं वो ही घुमा फिरा के आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से, वहाँ पे मिलेगा। आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ध्यान रखना ये चीज़। और ये टेस्ट सीरीज है ये आर्यभट्ट अकेडमी द्वारा दी गई है। ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। ये आज 20वां प्रैक्टिस सेट हमने करा है। नॉलेज हब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सारी क्लास वहाँ पे डाल रखी है, प्लेलिस्ट है, ये 20 के 20 प्रैक्टिस सेट आप देख लेना। अब कल मिलेंगे अगली क्लास में, यानी कि 21 प्रैक्टिस। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।